नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आप लोगों के सामने एक अभ्यास सीरीज़ लेके आया हूं, जिसके अंदर हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। जो पहला सब्जेक्ट लिया है हमने, इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करा है। इंडियन पॉलिटी को हम एमसीक्यूज़ के थ्रू रिवीजन कर रहे होंगे। मुझे पता है आप लोगों ने इंडियन पॉलिटी पूरी कंप्लीट कर रखी होगी, बस अब टाइम है रिवीजन करने का। और मैं इंडियन पॉलिटी को अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड करके लाया हूँ, और हर एक चैप्टर्स को हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में रिवाइज करेंगे थ्रू एमसीक्यूज़। तो हमारा पहला चैप्टर है द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डेवलपमेंट, जिसका पहला क्वेश्चन आता है, द एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट एबोलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। मतलब किस ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी इंडिया में ट्रेड करने की, उसको एबोलिश किया गया था। जैसे आप लोग जानते हो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अलाउ कर रखा था कि तुम ही और ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगी इंडिया के साथ। मतलब ये था कि दूसरे ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा दूसरे ट्रेडर्स इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकते थे। लेकिन कार्टर एक्ट 1813, जो कार्टर एक्ट 1813 आया था, उसने क्या कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो मोनोपोली थी ओवर ट्रेड इन इंडिया को एबोलिश कर दिया गया था। मतलब अब दूसरे मर्चेंट्स जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे, ब्रिटिश मर्चेंट्स थे, वो भी अब इंडिया से ट्रेड कर सकते थे। लेकिन अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी दो प्रकार की मोनोपोली को एंजॉय कर रही थी। पहला, ट्रेड विद चाइना, चाइना के साथ जो भी ट्रेड होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही किया जाएगा। दूसरा, ट्रेड इन टी में जो भी ट्रेड किया जाएगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। लेकिन ये मोनोपोली ओनली 1833 तक ही चल पाई, क्योंकि जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कार्टर एक्ट 1833, ध्यान रखना दोस्तों 1833, जैसे हमारा कार्टर एक्ट 1833 आया तो ईस्ट इंडिया कंपनी की वो भी मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया था। अब देखो, कार्टर एक्ट है वो तीन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली को ख़त्म कर दिया था। दूसरा ये बोलता है क्रिश्चियंस मिशनरीज को अलाउड कर दिया था इंडिया के अंदर अपनी एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। और तीसरा ये बोला था कि हर साल 1 लाख रुपया दिया जाएगा इंडिया के अंदर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। लेकिन आज तक वो दोस्तों 1 लाख रुपये कभी नहीं आए, ठीक है। तो हम जानते हैं कि पहला का आंसर क्या है, फर्स्ट का आंसर सी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट। इसका आंसर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। 1892 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन मैं बजट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बजट टर्म को यूज़ कर रखा है, इसका आंसर है नहीं। बजट टर्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं मेंशन ही नहीं है। बजट को ले तो रखा है, लेकिन कैसे, मतलब टर्म दूसरा यूज़ कर रखा है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब मुझे कमेंट में ये बताना कि कौन सा आर्टिकल डील करता है बजट से, मतलब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस आर्टिकल में दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन विच of the following act the provisions was made for the establishment of the Supreme Court at कलकत्ता। तो इसका आंसर है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखो, अब मैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो बताना चाहता हूँ। देखो, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 773 को पास किया, जिससे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं, ठीक है। और दूसरी तरीके से समझे, दूसरी तरह से ये था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ये रेगुलेटिंग एक्ट 773 पहला ऐसा स्टेप था जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल और रेगुलेट करते थे, ठीक है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट, दूसरी चीज़ ये है कि वो क्या कहते हैं यार, बोल रहा हूँ, सॉरी। दूसरा ये है कि इसने सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस को स्टार्ट किया था। सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस मतलब देखो, 773 से पहले 3 प्रेसिडेंसीज होती थी, ठीक है। बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। अब क्या होता है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और जो प्रेसिडेंसीज थी हमारी मद्रास और बम्बई, उसको सबऑर्डिनेट बना दिया गया किसके, बंगाल प्रेसिडेंसी के। और दूसरी तरीके से कहा जाए तो जो लेजिस्लेटिव पावर थी हमारी मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी की, उसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 773 के द्वारा। अब क्या किया था, अच्छा मुझे एक और क्वेश्चन दिमाग में आता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था। वो था हमारे दोस्तों वैरन हेस्टिंग। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रेगुलेटिंग एक्ट 773, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया
ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन सा, और कौन से एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया था। ये क्वेश्चन समझो, आगे जाके इसका आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, रेगुलेटिंग 773। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, with the reference to the establishment of Supreme Court, which of the statement is slash are correct। देखो, सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वाज एस्टैब्लिश बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 773, बिल्कुल सही है। अभी भी बताया प्रीवियस क्वेश्चन में कि रेगुलेटिंग एक्ट 773 के थ्रू हमारा सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया था कलकत्ता में, ठीक है। लेमेस्टर वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट, नहीं, जैसे मैं बताया कि एलिजे एम्फे हमारा फर्स्ट चीफ जस्टिस था। तो इसका आंसर आता है 1, ठीक है, सेकंड गलत है। 5th क्वेश्चन, वाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, फेडरल कोर्ट को बनाया गया था एक्ट ऑफ 1935। 935 बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बाद में पढ़ेंगे 935 एक्ट के सारे फीचर्स को पढ़ेंगे आने वाले कुछ वक्त में, है ना। तो फेडरल कोर्ट, तो इसका आंसर क्या है, नॉन ऑफ अबव। क्यों, फेडरल कोर्ट को कब बनाया गया था, 1935 के एक्ट के थ्रू। द फेडरल कोर्ट इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, वो था बी 1937। देखो 1935 में प्रोविज़न था कि फेडरल कोर्ट को एस्टैब्लिश किया जाएगा, लेकिन रियल में सेटअप कब किया गया था, 1 अक्टूबर 1937 में। तो इसका आंसर है, तो इसका आंसर क्या पड़ जाता है, इसका आंसर हो जाता है हमारा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, ये मैच के लिए आता है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, देखो 2 चीज़ का याद रखना, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, है ना। अब देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास 2 अफेयर थे, एक पॉलिटिकल अफेयर्स थे, एक कमर्शियल अफेयर था। अब क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया जाता है कि तुम पॉलिटिकल अफेयर्स के साथ डील करोगे, पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करोगे, ठीक है। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कमर्शियल अफेयर्स का दिया था कि तो आप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है उनको दिया था कि आप कमर्शियल अफेयर्स के साथ डील करोगे। अब देखो, ये कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसके साथ डील करेगा और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके साथ डील करेगा। तो सी और सी, ठीक है, ये ध्यान रखना, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कमर्शियल अफेयर, सी और सी। तो इसका आंसर आ जाता है हमारा, एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल बिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट तो सुप्रीम कोर्ट, जैसे मैं बताया कि रेगुलेटिंग 773 के थ्रू एस्टैब्लिशमेंट किया गया था, और फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन था, एलिजे एम्फे। परमिशन टू इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया, मैं पहले बताया था कार्टर एक्ट 1833 में। अपॉइंटमेंट तो लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल, ये हमारा कार्टर 1833। अच्छा, मुझे बताइए, फर्स्ट लॉ मेंबर गवर्नर जनरल काउंसिल में एक लॉ मेंबर को ऐड किया गया था हमारे कार्टर एक्ट 1833 के थ्रू। अब बताओ फर्स्ट लॉ मेंबर कौन था, वो था हमारा मैकुले, ठीक है। तो देखो ए का टू ये 2, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बी का 1, तो इसका आंसर है बी, ठीक है। आगे, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टी रेफर्स। देखो, सबसे पहले हम डायरेक्टी का मतलब समझते हैं। डायरेक्टी हमारा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है डाई मतलब ड्वेल और आर के मतलब रूल, मतलब डायरेक्टी का मतलब क्या होता है, ड्वेल रूल्स। अब इंडियन हिस्ट्री के कंटेंट्स में देखा जाए, डायरेक्टी को इंट्रोड्यूस किया गया था वो 1919 के थ्रू किया गया था। 1990 एक्ट जो आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990, जिसको हम मॉन्ट फॉर रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, उसके थ्रू हमारा डायरेक्टी का कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। डायरेक्टी का मतलब क्या होता है, डायरेक्टी का मतलब होता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट्स थे या लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट थे, उनको 2 कैटेगरीज के अंदर बांटना। मतलब द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट और लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट वे डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, एंड दैट वाज ट्रांसफर और रिजर्व्स। अब देखो, जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे वो थोड़े लेस इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि एग्रीकल्चर और एजुकेशन, जो एडमिनिस्टर किया जाएगा उसको गवर्नर के थ्रू और मिनिस्टर के थ्रू, और जो मिनिस्टर होंगे वो हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। अब आता है रिजर्व सब्जेक्ट्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसको एडमिनिस्टर किया जाएगा गवर्नर और किसके साथ, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ, ठीक है। डायरेक्टी का मतलब ये था। अब देखो, अब आता है 1935।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 डायरेक्टली को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था सेंट्रल लेवल पे। 1919 एक्ट के थ्रू डायरेक्टली को इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंशियल लेवल पे, लेकिन और 1935 के थ्रू सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया था डायरेक्टली को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 8th का आंसर है डी। 9th क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरेक्टली व इंट्रोड्यूस एट द सेंट्रल लेवल। जैसे मैंने बताया अभी 1919 का हमारे प्रोविंशियल लेवल पर कर दिया गया था और 1935 का कहाँ पर, एट अ सेंट्रल लेवल पर। ठीक, तो इसका आंसर क्या है, सी। क्वेश्चन नंबर 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेटअप डायरेक्टली सेटअप एट द सेंट्रल लेवल। वही है, रिपीटेड है लेकिन 1935। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन 11 करते हैं। द एक्ट ऑफ द 1919 वाज एसोसिएटेड विद, देखो जो एक्ट ऑफ 1909 है उसको हम मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं। मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स, मिंटो को, यह वाला क्वेश्चन पूछा गया था, किसमें पूछा पता नहीं। फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्ट्रोड किसको कहा जाता है, ये पूछा गया था। फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्ट्रोड किसको कहा जाता है, वो है हमारा लॉर्ड मिंटो। ठीक है, तो ये भी पूछा गया था एक बार क्वेश्चन, कोई छोटा था सीजल एंटी ऑफ इंडियन, पता नहीं किसमें पूछा गया था। द एक्ट ऑफ 1909 को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा मॉडली मिंटो रिफॉर्म्स। अब देखो 1909 दो चीज़ों के लिए बहुत फेमस है, मुझे बहुत सारी चीज़ थी लेकिन दो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इंट्रोडक्शन ऑफ द सेपरेट इलेक्ट्रोड, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड किसके लिए, फॉर मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड मतलब कॉमन इलेक्ट्रोड इंट्रोड्यूस किया गया था ओनली फॉर मुस्लिम्स। और दूसरा ये था, दूसरा क्या था बताओ, दूसरा प्रोविज़न ये था कि किसी इंडिया के, ठीक है, दूसरा क्या था कि जो हमारा वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर इंडियन को एंट्री मिलेगी। ठीक है, मतलब जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें इंडिया कोई एक इंडियन को अपॉइंट किया जाएगा, तो वो इंडियन था हमारा, पहला कौन सा इंडियन था जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नॉमिनेट हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है कि पहला कौन सा ऐसा इंडियन है जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एंट्री मिली थी, अपॉइंटमेंट हुआ था, उसका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले ऐसे इंडियन थे जिन्होंने वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था। ठीक है, अब देखो अब ये भी आता है डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस। डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस हमारे 1861 में स्टार्ट हुई थी। सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस कब स्टार्ट की थी, सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट की थी हमारे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस कब हुई थी, 1861 में। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब जो हमारी 1773 में सेंट्रलाइजेशन हुई थी। सेंट्रलाइजेशन कैसे कि जो प्रेसिडेंसी थी कौन सी, मद्रास और बम्बई की, उसको सब ऑर्डिनेट बना दिया गया था, किसका, बंगाल प्रेसिडेंसी का, लेकिन और उसकी लेजिस्लेटिव पावर को भी छीन लिया गया था। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या हुआ था कि जो लेजिस्लेटिव पावर थी किसकी, बम्बई की और मद्रास प्रेसिडेंसी को, उसको रिस्टोर कर दिया, उनको वापस कर दी गई क्या, लेजिस्लेटिव पावर्स। तो ये वाली प्रोसेस कब हुई थी, डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस कब इनिशिएट की थी, 1861 में। डायरेक्टली को इंट्रोड्यूस कब किया था, पता है तुमको, 1919 में प्रोविंशियल लेवल पर, और 1935 को कहाँ पर, एट अ सेंट्रल लेवल पे। ऑल इंडिया फेडरेशन 1935 का जो आएगा पूरा फीचर्स बताऊंगा 1935 के, कोई दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 1935 का, उसके सारे फीचर्स बताऊंगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज किया गया है ये कह के कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट, है ना। तो 1935 का प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में बताता हूँ, आने दो दूसरा क्वेश्चन। अब करते हैं यहाँ पर 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रिंसिपल फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। तो हम अच्छा, अब मैं ऐसा करता हूँ, सारे फीचर बताता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि 1990 को हम मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं। 1909 को मॉडली मिंटो, उसको मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स कहा जाता है, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स कहा जाता है 1919 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, बस अब सुनते रहना ध्यान से, मज़ा आएगा तुमको पढ़ने में। ठीक है, अब देखो 1999 में पहले डायरेक्टरी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, ये मैंने बता चुका हूँ तुमको डायरेक्टरी क्या होता है। डायरेक्टरी फिर से एक बार समझ लो, डायरेक्टरी का मतलब होता है डायरेक्टरी का मतलब होता है डुअल रूल्स। इसका मतलब ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट्स हैं, जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स हैं, उनको दो कैटेगरीज में बांटना, ट्रांसफ़र और रिजर्व्स। ट्रांसफ़र वो होते थे जो लेस इंपॉर्टेंट थे, जिसको एडमिनिस्टर किया जाएगा गवर्नर के थ्रू और उनके मिनिस्टर के द्वारा, और जो मिनिस्टर होंगे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिस्पॉन्सिबल होंगे। एक होता है रिजर्व सब्जेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे, जिसको एडमिनिस्टर किया जाएगा गवर्नर के द्वारा और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा। डायरेक्टरी को इंट्रोड्यूस किया गया था
कहाँ पर, प्रोविंशियल लेवल पे। दूसरा दूसरा क्या आता है भाई साहब, बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म, बाई का मतलब होता है डुअल, कैमरलिज्म का मतलब होता है हाउसेस। तो बाई कैमरलिज्म से क्या हुआ था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको ख़त्म कर दिया और उसके जगह पे दो हाउसेस को लेकर आया, अपर हाउस और लोअर हाउस। तो ध्यान रखना, बाई कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें क्या गया था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको रिप्लेस करके अपर हाउस और लोअर हाउस को सेटअप किया गया था। ठीक है। तीसरा, डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविज़न को, डायरेक्ट इलेक्शन का जो कंसेप्ट था उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। डायरेक्ट इलेक्शन क्या यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर था? नहीं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर नहीं था, बल्कि रिस्ट्रिक्टेड लिमिटेड फ्रेंचाइज था। अच्छा, पहले ये समझते हैं फ्रेंचाइज क्या होता है। फ्रेंचाइज कुछ नहीं होता, बस फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि पीपल्स को इलेक्शन में वोट करने का अधिकार। ठीक है, इलेक्शन मतलब पीपल्स को इलेक्शन के अंदर वोट करने का अधिकार। अब देखो, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, बल्कि लिमिटेड फ्रेंचाइज था। मतलब पीपल्स को वोट करने का अधिकार दे दिया गया था, लेकिन किसके बेसिस पे? 3 बेसिस पे। पहला, प्रॉपर्टी ध्यान रखना, टैक्स, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तीसरी क्या खास बात हुई थी, इसने जो कम्युनल इलेक्टोरेट था, जो कम्युनल इलेक्टोरेट का जो दायरा था उसको एक्सटेंड कर दिया। 1909 में मुस्लिम्स के लिए लाया था, लेकिन 1919 के अंदर 4 कम्युनिटीज़ को और इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब कम्युनल इलेक्टोरेट को और एक्सटेंड कर दिया गया। इसमें इंक्लूड कर दिए गए थे हमारे कौन से कम्युनिटी, सिख, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस और इंडियन क्रिश्चियंस। ध्यान रखना, कम्युनल इलेक्टोरेट का जो दायरा था उनको और एक्सटेंड कर दिया गया। इसमें 4 कम्युनिटीज़ को और इंक्लूड कर दिया गया, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट एक्सटेंड कर दिया गया था। किस के लिए? सिख के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, यूरोपियंस के लिए और इंडियन क्रिश्चियंस के लिए। ठीक है। चौथी क्या खास बात थी, एक नया ऑफिस बनाया गया था, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। कहाँ पर? लंदन में हाई कमिश्नर फॉर इंडिया बनाया गया था। ठीक है। क्या काम था इसका? जो उसका मेन फंक्शन था वो था हमारा सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया के जो फंक्शन थे उसको ट्रांसफ़र कर दिया था वहाँ पर। ठीक है। पंजवां क्या फंक्शन था? पंजवां था पब्लिक सर्विस कमीशन। इसने रिकमेंड किया कि पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप किया जाए। ठीक है। तो आगे जाके 1923 और 24 में एक ली कमीशन को सेटअप किया गया था। ली कमीशन उसने रिकमेंड किया कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का सेटअप किया जाए। उन्होंने एक्सेप्ट किया, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया और 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को सेटअप किया गया था। इसने क्या किया, इसने जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन ने हमारे इंडिया के अंदर ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए थे इंडियन सिविल सर्विस के लिए। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस के लिए इंडिया के अंदर पहली बार इंडिया के अंदर एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए थे। सबसे पहला एग्ज़ाम कहाँ पर हुआ था? इंडियन सिविल सर्विस का सबसे पहले एग्ज़ाम कहाँ हुआ था? पूछा हुआ क्वेश्चन है ये है इलाहाबाद के अंदर। ध्यान रखना, इलाहाबाद में इंडियन सिविल सर्विस का सबसे पहला एग्ज़ाम कहाँ हुआ था? इलाहाबाद के अंदर। ठीक है। और क्या किया गया था इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 में ये भी कहा गया था कि आगे जाके 10 साल के बाद एक स्टैट्यूटरी कमेटी बनाई जाएगी। किस लिए? इसलिए कि जो रिफॉर्म्स आए हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, और आगे फ्यूचर के लिए भी रिफॉर्म्स बताएगी। अब देखो, चलो मैं थोड़ा सा लिंक कर देता हूँ इसको, है ना, थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा लेकिन मज़ा आ जाएगा आपको। अब स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया गया जिसका नाम था साइमन कमीशन को बना दिया गया था हमारे 1927। तो उसने बोला था कि 10 साल बाद बनाना। 10 साल कब होते हैं? 1929 में, लेकिन 2 साल पहले ही साइमन कमीशन को सेटअप कर दिया गया था 1927 में। इसमें 7 मेंबर थे और सातों नॉन इंडियंस थे। इसलिए देखो, साइमन कमीशन 1927 में बनाया गया था और 7 मेंबर्स थे और 7 के 7 नॉन इंडियंस थे। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुआ है। अब देखो, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1930 में। तो अब इस रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराए गए, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराए गए। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब कराए गए थे? पहली हुई थी 1930 में, हिस्ट्री अच्छे से पढ़ेंगे, जो हिस्ट्री का आएगा बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 1930 में, 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 के अंदर। देखो कांग्रेस, अच्छा एक क्वेश्चन है, तुम लोगों को कमेंट में बताना कि कांग्रेस ने कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। अब देखो जब तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई तो उन्होंने एक प्रिपेयर किया वाइट पेपर, वाइट पेपर क्या प्रिपेयर किया था? वाइट पेपर को प्रिपेयर किया, ठीक है, वाइट पेपर प्रिपेयर किया, जो भी आगे जाके 1935 का 1935 जो एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 है, ठीक है, वही वाइट पेपर को लिया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, किसमें पूछा गया नाम भूल गया मैं, कि गवर्नमेंट ऑफ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेजर सोर्स है वो किससे लिया गया है? तो वहाँ पर 1935 का, वैसे 1935 है इसका, लेकिन वहाँ पर 1935 एक्ट नहीं लिखा गया था, बल्कि वाइट पेपर लिखा गया था, वाइट पेपर। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज थे कि वाइट पेपर कहाँ से आ गया, इसलिए जो ज़रूरी था ध्यान रखना। तो यहीं से ऑरिजिन हुआ है, वाइट पेपर से ऑरिजिन हुआ है किसका? वाइट 1935 का ऑरिजिन हुआ है वाइट पेपर से। तो देखो द इंट्रोडक्शन ऑफ द डायरेक्टरी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट टू द प्रोविंसेस बिल्कुल सही है। इंट्रोडक्शन ऑफ द सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स, नहीं भाई, मुस्लिम्स के लिए नहीं किया गया था, मुस्लिम्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था ओनली 1909 के अंदर। 1919 में तो 4 कम्युनिटीज़ के लिए किया गया था, कौन सा? सिख, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस और यूरोपियंस के लिए, ठीक है। अब डेवोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, बिल्कुल सही है, तो आंसर है इसका 12th का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स 1990 रिकमेंड ग्रांटिंग वोट राइट्स टू ऑल द वुमेन्स अबव द एज ऑफ 21, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन था ही नहीं, मैंने बताया रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज दिए थे, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 गेव वुमेन रिजर्व सीट्स इन द लेजिस्लेचर, बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 14, with reference to the Indian civil service, which of the following statement is/are correct? Government of India Act 1990 provided separate examinations for the Indian civil service which was to be held in India. मैंने बताया था ये बिल्कुल सही है। कैसे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में पब्लिक सर्विस कमीशन का सेटअप करने के लिए कहा था। फिर उसके बाद 1923-24 में ली कमीशन को सेटअप किया था। ली कमीशन के रिकमेंडेशन से सेटअप किया था हमारे सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसने एग्जामिनेशन हेल्ड करवाए थे, एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया इंडिया के अंदर, कहाँ? इलाहाबाद में, ठीक है, तो बिल्कुल सही है ये। फिर इन द इंडियन सिविल सर्विस इन 1941 द परसेंटेज ऑफ इंडिया वाज मोर एज कम्पेयर टू यूरोपियन, बिल्कुल सही है, ये फैक्ट है, याद रखना। तो इसका आंसर है 14 का सी। क्वेश्चन नंबर 15, Which of the following act introduced the principle of constitutional autocracy? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी कब की थी? हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के थ्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, तो यूपी पीसीएस मीन्स 2008 में आ चुका है। बाई कैमरल मैंने तुमको बताया था 1919 के एक्ट के थ्रू बाई कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया था। क्या था? फिर से समझा रहा हूँ, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसको रिप्लेस कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। लेजिस्लेटिव काउंसिल की जगह पे दो हाउसेस को बनाया था, अपर हाउस और लोअर हाउस, मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। कब गया था? गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919, ठीक है, सी आंसर। 17, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द बाईकैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर? देखो एमपी में पूछा गया है और यूपी में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, रिपीटेशंस काफ़ी होते हैं। तो 1919, ठीक है। 18, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू द ऑर्डिनेंस इन रेलिक्स ऑफ 1935, ध्यान रखना इस पेज का, है ना, 1935। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, प्रेसिडेंट को अधिकार होता है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, ठीक है, वो अधिकार कौन से आर्टिकल से मिलता है, मतलब कौन सा आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है? बताइए कमेंट बॉक्स में, प्रेसिडेंट का ही बता देना और गवर्नर का ही बता देना। देखो जो हम
पार्लियामेंट पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, हर एक आर्टिकल को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, विच एक्ट for the first time made it possible for Indian to take some share in the administration for their country? ये था हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। देखो जब 1858 का रिवॉल्ट हुआ तो ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट समझ चुकी थी कि अगर भाई इंडिया के अंदर शासन करना है, इंडिया को एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो इंडियन का एसोसिएशन की बहुत आवश्यकता है, इंडिया का कॉरपोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन्होंने पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन अडॉप्ट किया। इसलिए सबसे पहला जो एक्ट पास किया इसी को लेके, जो सबसे पहला एक्ट पास किया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1860 बनाया था। ठीक है। क्वेश्चन 20, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्लान। किस फॉलोइंग प्लान के, वो बताओ कौन सा था डिस्ट्रीब्यूशन पावर बिटवीन सेंटर, वो था हमारा 1919 के थ्रू। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बता रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, वो कौन से शेड्यूल में है? डिवीज़न ऑफ पावर, मतलब डिवीज़न ऑफ पावर किस शेड्यूल के अंदर है, कमेंट बॉक्स में बताना। चलो मैं बता देता हूँ, शेड्यूल 7 के अंदर। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है ये ज़रूर बताना। ठीक है, एक का क्वेश्चन आएगा रेसिड्यू पावर के, जो बताऊँगा तुमको, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, सारी डिटेल बताऊँगा अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 21, अ फेडरल सिस्टम और डायरकी एट द सेंटर वाज इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। चलो ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन 1935, डायरकी 1935, बर्मा को अलग किया इंडिया से 1935, और हमारे जो सेपरेट इलेक्टोरेट था उसका जो दायरा था उसको भी एक्सटेंड किया है 3 लोगों के लिए, मतलब तीन जो कम्युनिटीज़ थी, तीन जो सेक्शन थे, उनके लिए भी कम्युनल इलेक्टोरेट को एक्सटेंड किया था 1935 में। वो 3 कौन थे? एक तो औरतें मतलब वुमेंस, दूसरा लेबर, तीसरा डिप्रेस क्लासेस, ये 3 को भी एक्सटेंड कर दिया गया था। ठीक है, 1935 में। और हाँ, डायरेक्ट इलेक्शन को भी इंट्रोड्यूस किया था। इसमें 10% जो हमारे इंडिया के जो जितने भी पॉपुलेशन थे उसके 10% पॉपुलेशन को इलेक्शन में वोट करने का अधिकार मिल चुका था 1935 के थे। ठीक है, अब 22 क्वेश्चन, द प्रोविजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन वाज इंक्लूडेड इन द ऑल इंडिया फेडरेशन 1935 एक्ट। ठीक है, अब which one of the following act provided for the federal polity in India? फेडरल पॉलिटी वही है हमारे 1935। जहाँ पर भी अगर तुम्हें फेडरेशन का मतलब समझ में आ जाए, कहीं पर फेडरेशन शब्द समझ में आ जाए, ध्यान रखो 1935 ही है। देखो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरेशन सिस्टम को अडॉप्ट कर रखा है। देखो अभी मैं बताऊँगा फेडरेशन सिस्टम क्या होता है, तो बहुत ज़्यादा खिंच जाएगा, और आगे वाले चैप्टर में फेडरेशन सिस्टम को हम बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे, क्या फीचर्स होते हैं फेडरेशन सिस्टम को, किसने क्या कहा है फेडरेशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हो तो आपको मेंस के भी हेल्पफुल होगा। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो तो उसके अंदर तो डेफिनेटली फ़ायदा होता ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, इन द फेडरेशन एस्टैब्लिश अंडर द एक्ट ऑफ 1935 रेसिड्यू पावर। जो ठीक है, अब उसका गेमिंग ख़त्म कर देते हैं। देखो शेड्यूल 7 के अंदर डिवीज़न ऑफ पावर है। ठीक है, उसमें 3 लिस्ट दे रखी है। कहाँ पहुँच गया यार, सॉरी, बट 925 डिवीज़न ऑफ पावर दे रखी है आर्टिकल 244। उसमें हमारी 3 लिस्ट दे रखी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर क्या है कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे यूनियन लिस्ट के अंदर, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें पार्लियामेंट कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट बना सकते हैं, और कंकरेंट में पार्लियामेंट और स्टेट दोनों काम बना सकती है। अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट आता है, कोई भी अगर ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इन तीनों में नहीं है, तो वो किसके पास जाएगा? उस पर कानून बनाने का अधिकार, उस पर लॉ बनाने का अधिकार किसके पास होगा पार्लियामेंट। इसी चीज़ को हम रेसिड्यू पावर कहते हैं। अब देखो ओरिजिनल जो अभी का जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है वो हमें किसने दिया था? रेसिड्यू पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। जो रेसिडुअल पावर है मतलब ऐसी कोई भी सब्जेक्ट जो तीनों लिस्ट के अंदर नहीं है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? पार्लियामेंट का। लेकिन ध्यान रखना, जो 1935 का जो आया था एक्ट, ठीक है, उसमें रेसिडुअल पावर किसको दी थी? वो रेसिडुअल पावर किसको दी थी? गवर्नर जनरल को। ठीक है, वाइसराय को। लेकिन इसमें गवर्नर जनरल लिखा है तो इसलिए गवर्नर जनरल को, 24 का सी। ठीक है, इन द 25th इन द फेडरेशन एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रेसिडुअल पावर वे आर गिवन टू द, जैसे बता सका, गवर्नर जनरल को। ठीक है, 26th
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट और परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज अडॉप्टेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्रिटिसाइज़ किया है ये बोल के कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा कार्बन कॉपी है किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का। तो कई सारे प्रोविजंस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के जो हमारी ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अडॉप्टेड है, ठीक है, एडेड है, लेकिन जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो नहीं था, ठीक है। 26 का ए आंसर है। 27 का वन अमंग्स द फॉलोइंग वाज नॉट अ सैलिएंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ 1935। देखो ऑल इंडिया फेडरेशन, जहाँ पर फेडरेशन आए 1935 करेक्ट है, ठीक है। रेस्ट्रिक्टिव पावर वे अलॉटेड टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, अभी जस्ट मैंने बताया रेस्ट्रिक्टिव पावर किसके पास थी, गवर्नर जनरल, ठीक है। तो आंसर खत्म हो जाता है, बी आंसर है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, डायरकी को मैं बताया कि डायरकी को प्रोविंशियल लेवल पे एबोलिश कर दिया गया था और इंट्रोड्यूस कर दिया था सेंटर पे, ठीक है, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई थी, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28, वाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है, मैंने बताया था कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया। जब मैंने 1935 एक्ट का बताया था तो मैंने बताया था बर्मा मतलब म्यांमार, ठीक है, आज मतलब बर्मा को म्यांमार कहा जाता था, नाम चेंज कर दिया, म्यांमार है। तो इंडिया से म्यांमार कब या बर्मा को कब सेपरेट किया था, किस एक्ट के थ्रू, वो था मैं गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, इन हाउ मैनी प्रोविंसेस वाज द कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म्ड इन द इलेक्शंस ऑफ द ईयर 1937। हम जानते हैं 1937 में इलेक्शंस हुए थे जिसमें कांग्रेस पार्टी ने पार्टिसिपेट किया था और टोटल प्रोविंसेस कितने थे, 11 से 8 प्रोविंसेस के अंदर जीती थी कांग्रेस गवर्नमेंट, ठीक है। डे ऑफ डेलिब्रेशन पढ़ रखा होगा हिस्ट्री के अंदर, डे ऑफ डेलिब्रेशन वो बात की बात है, जो इंडियन हिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको जब बहुत डिटेल में बता देंगे डे ऑफ डेलिब्रेशन क्या था। और जो 3 गवर्नमेंट थी वो भी जो 3 प्रोविंसेस रह गए थे उसके अंदर भी कोलैबोरेशन गवर्नमेंट सेटअप की गई थी, है ना। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, सिख सभा, लोगों ने कोलैबोरेशन करके गवर्नमेंट बनाई थी, ठीक है। छोड़ो उसको। 1931, द प्रपोजल फॉर द फॉर्मिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय, फिर से समझो, द प्रपोजल फॉर द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड बाय द, किसके द्वारा बताओ, इलेक्टेड प्रपोजल। अच्छा, बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, चलो मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आपको 3 चीज़ें बताता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था सबसे पहले किसने दिया था, वो दिया था एम.एन. रॉय ने, एम.एन. रॉय के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सबसे पहले आइडिया दिया था। इसने बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए जो कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करेगी, फ्रेमिंग करेगी, ड्राफ्ट करेगी, ठीक है। एम.एन. रॉय किसका था, 1934 कौन सा था, स्वराज पार्टी का मेंबर था। लेकिन प्रपोजल आया था ब्रिटिश की तरफ से, सबसे पहला प्रपोजल कब आया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इस्टेब्लिश करने का, वो था हमारा क्रिप्स मिशन में, ठीक है। और फाइनली कब बनाया गया था, किस एक्ट में आया था, मतलब कौन से मिशन में आया था, कैबिनेट मिशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्रपोजल कब आया था, प्रपोजल किसने किया था, क्रिप्स मिशन ने। फाइनली कौन से मिशन के अंदर बनाया गया है, कैबिनेट मिशन में। तो क्वेश्चन नंबर 32, अब देखो क्वेश्चन नंबर 32, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इलवर्ट बिल इन रेफरेंस टू द कॉलोनियल रूल इन इंडिया वाज, इलवर्ट बिल, सबसे पहले हम ये समझते हैं इलवर्ट बिल था क्या। इलवर्ट बिल लॉर्ड रिपन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1883 में लॉर्ड रिपन के द्वारा इलवर्ट बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब देखो इलवर्ट बिल हमारे जो इंडियन जजेस थे उसको एम्पावर कर रहा था, मतलब इंडियन जजेस को अधिकार दे रहा था कि तुम जो यूरोपियन ऑफेंडर्स हैं कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो यूरोपियन ऑफेंडर्स हैं आप उसके केसेस के साथ डील कर सकते हैं, क्रिमिनल केसेस के साथ डील कर सकते हैं। फिर से समझो, इलवर्ट बिल हमारे लॉर्ड रिपन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1883 में। ये बिल हमारे इंडियन जजेस को पावर दे रहा था कि वो कि आप क्रिमिनल केसेस है जिसमें यूरोपियन
ऑफेंडर्स हैं आप उसको पनिश कर सकते हैं, आप उसको वो करवा सकते हैं। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हुए थे, बहुत ज़्यादा इसका अपोज किया गया था, तो इल्वर बिल को कभी पास ही नहीं हो पाया लॉर्ड रिपन को। ठीक है, टू ब्रिंग द इंडियन यूरोपियन एट द इक्वल स्टेटस एज फार एज द पैनल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट वाज कंसर्न। पहला ही आंसर सही है। ठीक है, हिस्ट्री में पढ़ेंगे इल्वर बिल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही नहीं। 33 एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू डिसाइड द allotted member seats in each province, one representative was in the ratio to be, तो ये था 1:15 का, 15 lakhs। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति थे, पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, विलियम वुड्स नहीं था, तो 34 का ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अभी बताया था मैंने, कैबिनेट मिशन 1946, 3 मेंबर्स याद रखना। क्वेश्चन नंबर 36 इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन था? डॉक्टर आर.एस. राधाकृष्णन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन अगस्त 1946 एडी। कौन था? चलो ये आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 37 का कौन था, बहुत इजी है। ठीक है, और फैक्चुअल है यार, आप लोग समझ लोगे। क्वेश्चन नंबर 38 असर्शन और रीजन का है। अकॉर्डिंग टू वेबल प्लान द नंबर ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम मेंबर इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज टू बी इक्वल। ठीक है, वेबल प्लान 1944 में आया था, कॉन्स्टिट्यूशन डेडलॉक था। ठीक है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए उसने बोला, वेबल प्लान ने रिकमेंड किया कि हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जितने मेंबर्स हिंदू के होंगे उतने हम मुसलमान के भी लेंगे, मतलब मुस्लिम को भी लेंगे। ठीक है, फिर रीज़न क्या है? वेबल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। नहीं, उसका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर है, देखो रीज़न तो बिल्कुल गलत है, असर्शन बिल्कुल सही है, तो बोला सी है इसका आंसर। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ठीक है, 39 हु गेव द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्टली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किसने दिया था? मैंने बताया था स्वराज पार्टी 1934 किसके द्वारा? एम एन रॉय के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू इन रिलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में देखते हैं। पहला असर्शन वाज बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रांसिस। नहीं यार, अडल्ट सफ्रेज तो था ही नहीं उस टाइम पे, है ना। सेकंड, द असेंबली वाज रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन नहीं थे। असेंबली वाज अ मल्टी पार्टी बॉडी। बिल्कुल सही है, मुस्लिम लीग कई सारे थे, मुस्लिम लीग, कांग्रेस पार्टी और भी थे, हिंदू महासभा, सिख महासंघ, बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। असेंबली वर्क थ्रू वेरियस कमेटी। बिल्कुल सही है, तो 8 मेजर कमेटी थी और कई सारे माइनर कमेटीज़ भी थी। आगे जाके चैप्टर 2 या 3 के अंदर कमेटीज़ के बारे में बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो अभी यहाँ पर क्या है, 3 और 4 आंसर, मतलब 40 का सी। क्वेश्चन नंबर 41 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज। बिल्कुल सही है भाई, अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे था नहीं, रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज था। ठीक है, इट रिजल्ट फ्रॉम द डायरेक्ट इलेक्शन। नहीं भाई। सी, इट वाज नॉट अ मल्टी पार्टी बॉडी। नहीं, मल्टी पार्टी बॉडी था, तो मतलब सी भी गलत हो जाता है। डी, इट वर्क थ्रू द सेवरल कमेटी। बिल्कुल सही है, 8 मेजर कमेटी तो कई सारे माइनर कमेटी थी, तो इसका आंसर था 41 का डी। क्वेश्चन नंबर 42 विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, पहला, इट वर्क विद द हेल्प ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द कमेटीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग दैम बिंग द ड्राफ्टिंग कमेटी। बिल्कुल सही है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी। चैप्टर 2 एंड 3 के अंदर ड्राफ्टिंग कमेटी को बहुत डिटेल में करेंगे। जैसे 29 अक्टूबर 1947 बनाई गई थी, 7 मेंबर्स थे, और कौन सा ऐसा मेंबर था जो ओनली एक कांग्रेस मेंबर था जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर था। ठीक है, उसको भी हम करेंगे। बी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। माइनॉरिटी कम्युनिटीज लाइक क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड द पारसीज वे एडिक्वली रिप्रेजेंटेड इन द असेंबली। बिल्कुल सही है। इट वॉज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। नहीं,
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर नहीं था, मैं पहले बता चुका हूँ। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो बाद में लिया गया, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज, रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज, ठीक है। देखो, द इलेक्टो प्रपोजल वाज बेस्ड ऑन द 6th शेड्यूल एक्ट ऑफ 1935 which allowed for the restricted franchise based on टैक्स, प्रॉपर्टी और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसका आंसर क्या है? सी। 43 का, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बता सकते हो? मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो थे हमारे इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेस, ठीक है। आगे 44, विद द रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रॉम द प्रोविंस वेयर, कौन थे? डायरेक्ट इलेक्टेड बाय द पीपल्स ऑफ द प्रोविंस, नहीं। नॉमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम, नहीं। इलेक्टेड बाय द प्रोविंस लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। इलेक्टेड बाय द प्रोविंस लेजिस्लेटिव असेंबली। क्वेश्चन नंबर 45, हु आर द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन, हु आर द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चलो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो सबसे पहली मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी हमारे 9 दिसंबर, वो हुई थी हमारे 9 दिसंबर 1946 में। एक चीज़ ध्यान रखना, 9 दिसंबर 1946 में आए तो थे, लेकिन इलेक्टेड चेयरमैन नहीं थे। चेयरमैन थे, इलेक्टेड चेयरमैन नहीं थे। तो सबसे पहला फर्स्ट मीटिंग में जो चेयरमैन आए थे, इलेक्टेड चेयरमैन नहीं, चेयरमैन थे, वो थे हमारे डॉक्टर सचिंदानंद सिन्हा, डॉक्टर सचिंदानंद सिन्हा। और उसके वाइस चेयरमैन कौन थे? वाइस चेयरमैन कौन थे? फ्रैंक एंथनी, फ्रैंक एंथनी। 9 दिसंबर 1946 में पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी, जिसके चेयरमैन थे हमारे सचिंदानंद सिन्हा और वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे फ्रैंक एंथनी। लेकिन फिर उसके बाद हमारी 11 दिसंबर, कब? 11 दिसंबर 1946 में सेकंड मीटिंग हुई है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसमें इलेक्टेड चेयरमैन, जिसमें चेयरमैन को इलेक्ट किया गया था। तो पहले इलेक्टेड चेयरमैन कौन थे? हमारे राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, 2 वाइस प्रेसिडेंट को सिलेक्ट किया गया था, एक थे HC मुखर्जी, एक थे VT कृष्णनामाचारी, VT कृष्णनामाचारी। ध्यान रखना, वाइस प्रेसिडेंट 2 थे, इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट 2 थे, HC मुखर्जी और VT कृष्णनामाचारी, ठीक है। चलो ठीक है, अब 45 पढ़ते हैं। हु आर द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? राजेंद्र प्रसाद जी। 46, हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? सचिंदानंद सिन्हा। ध्यान रखना, ठीक है, इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड चेयरमैन का। 47, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन, फर्स्ट सेशन मैंने अभी बताया था 9 दिसंबर 1946। 48, हु ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन? अब देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 48 का आंसर है बी। अब देखो, 13 दिसंबर, कब? 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन उसको पास नहीं किया गया। लेकिन आगे जाके कब? 22 जनवरी 1947 में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया जाता है, इसको पास कर दिया जाता है। ध्यान रखना, जो पार्ट 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 1 है कौन सा? प्रेम्बल, वो हमारा मॉडिफिकेशन वर्जन है किसका? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रेम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से इंस्पायर्ड है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से इंस्पायर्ड है। अब मैं तुमसे पूछूं कि ये बताओ, प्रेम्बल की जो लैंग्वेज है वो कहाँ से ली गई है? मतलब कौन से कंट्री की, मतलब कौन से कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन से लैंग्वेज को अडॉप्ट किया गया है? मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है वो किस कंट्री से इंस्पायर होकर ली गई है? वो है ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखना, क्या है? ऑस्ट्रेलिया की जो प्रेम्बल है उसकी लैंग्वेज को उठा के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, ठीक है। और आइडिया ऑफ प्रेम्बल कहाँ से लिया गया है? प्रेम्बल का आइडिया कहाँ से लिया गया है? वो है USA से। देखो फिर से समझाता हूँ मैं एक बार, देखो इसको एक बार समझ लेते हैं। पार्ट 1 प्रेम्बल है, प्रेम्बल का जो आइडिया लिया गया है USA से लिया गया है, और जो प्रेम्बल के अंदर जो लैंग्वेज देखी गई है वो हमारे ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और जो प्रेम्बल जो लिया गया है ना, वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से लिया गया है, जो कि 13 दिसंबर 1946 में इंट्रोड्यूस की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 2 साल 11 महीने 18 दिन। पहला, ध्यान रखना ये भी पूछा जाता है कितने सेशंस लिए थे, तो कितने सेशन लिए थे? 12 सेशंस हुए थे, ठीक है, 12 सेशंस हुए थे।
2 साल 11 महीने 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 50, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, द डिज़ाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947। बिल्कुल सही है। ठीक है, मुझे एक और चीज़ बताना कि नेशनल सॉन्ग और नेशनल एम्बलम कब अडॉप्ट की गई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा। ठीक है, कमेंट बॉक्स। बी, मतलब सेकंड स्टेटमेंट, द व्हील इन द नेशनल फ्लैग हैज़ 21 स्पोक्स। 21 स्पोक्स नहीं, 21 स्पोक्स नहीं है, बल्कि 24 स्पोक्स हैं। ठीक है। थर्ड, द रेशियो ऑफ द वेड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ इज 3:4 नहीं, 2:3 है। तो देखो ये गलत, पहला सही, तो ओनली कौन सा है, बी आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, हु इन द बिगनिंग presented the idea of the Indian Constituent Assembly in pre-independence day। मैंने बताया था 1934 स्वराज पार्टी, M.N. रॉय। ठीक है। 52, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज अ कांग्रेस एंड कांग्रेस वाज इंडिया। किसने कहा है, ग्रेविल ऑस्टिन ने। अच्छा, ग्रेविल ऑस्टिन ने हमारे फेडरेशन सिस्टम को भी एक टर्म दिया है, कुछ कहा है हमारे इंडियन फेडरेशन सिस्टम के बारे में। क्या कहा है, कमेंट बॉक्स में। कोऑपरेटिव, चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सिस्टम, फेडरलिज्म्स या बार्गेनिंग फेडरलिज्म्स या क्वासी फेडरल सिस्टम। ठीक है, तो बताना आप। ग्रेविल ऑस्टिन ने, चर्चिल ने हमारे इंडिया को, महात्मा गांधी के बारे में कुछ कहा है। चलो छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 53, हु लेड इंडिया एज अ क्वासी फेडरल स्टेट। इंडिया एज अ क्वासी फेडरल स्टेट किसने कहा है, यह है केसी वेरेन ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 करते हैं। हाउ मैनी वुमेन्स मेंबर वेयर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कितनी मेंबर्स थी, 15 थी। ठीक है। क्वेश्चन 55, हु स्पीक द इंडियाज सेल्फ रिलायंस सोशल सिस्टम, द रूरल सिस्टम इन इंडिया इज अ टाइनी रिपब्लिक। किसने कहा था, चार्ल्स मेटकाल्फ के द्वारा। ठीक है। 56, डायरेक्ट स्टेटमेंट याद करना है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। वो थे हमारे कौन से, JB कृपलानी। 56 का ए। क्वेश्चन 58, who among the following advised that the Indian National Congress should be disbanded as a political party after the independence of India। वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने साफ साफ कहा था कि जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस प्राप्त कर ले, है ना, आज़ाद हो जाए, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिस्बैंड कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। 59, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। First, the discussion in the third round table conference eventually led to passing the government of India Act 1935। मैंने बताया था थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस, वाइट पेपर 1935। ठीक है, तो पहला सही है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन टू बी बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट्स। ऑल इंडिया फेडरेशन बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर है 59 का सी। 60, who are the chairman of the provincial constitution committee of the constituent assembly। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का कौन थे, वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो ये चैप्टर 2 या 3 के अंदर है, जिसमें हम कमेटी के बारे में बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कमेटीज़ को लेके। अगली बार बढ़ेंगे, अभी थोड़ा टाइम भी ज़्यादा हो गया और मैं भी सही बताऊँ तक गया यार। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कौन सा, सरदार पटेल जी। 61, हु आर द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन थे, बोलते हमारे कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सब कुछ बताऊंगा ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में, कब स्टैब्लिश किए थे, कितने मेंबर्स थे, और कौन चेयरमैन था, कितने दिन लिए थे ड्राफ्टिंग कमेटी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में, कितने दिन लिए गए थे, सारे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, है ना। क्वेश्चन नंबर 62, हाउ मेनी सेशंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वे आर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बताया था 12 सेशंस। ठीक है, तो ठीक है, तो चैप्टर 1 हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। हमने टोटल 62 क्वेश्चंस किए थे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको लोगों को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। चैप्टर 2 लेकर आएंगे बहुत ही जल्दी। जी धन्यवाद।